हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी कमीशन मेडिकल का 2018 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, ये जो वीडियो है हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1.0 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन है 1.77, ऑप्शन बी है 0.0354, ऑप्शन सी है 0.0177, ऑप्शन डी है 0.177। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट तो 1 हमें पता है, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल ऑफ जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? 1000 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? मोल्स निकालना पड़ेगा ना हमें। यहाँ पे मोल्स कितने हैं? तो मोल्स हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है हमारे पास 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका? वाटर का। वाटर में ही डिसॉल्व किया उसको। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर कितना आ गया? 2 + 16 इसका एटॉमिक मास होता है। 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ने 18, 2 × 10, 0 0, 9 × 45, 5 बज के 9 × 45, 9 × 45, 55.56। ये आएगा 55.56। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स आगे हमारे पास कितने आगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के तो चलो एक ही मोल है। ठीक है, कंपोनेंट का तो एक ही मोल है अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मोल साथ में हमारे जो सॉल्यूशन है उसका मोल। सॉल्यूशन का एक है, कंपोनेंट का आ गया 55.56। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 1/56.56। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0, ठीक है, 177। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड देख लो चाहे करना है 100/56। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0177 जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो मोलैरिटी हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन वाले चैप्टर से मोलैरिटी क्वेश्चन आ सकता है। तो मोलैरिटी हमें पता है ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी आ सकता है जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी आ सकता है जो कि होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे हमसे पूछा था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पी ऑर्बिटल कैन एक्यूमुलेट अप टू। ऑप्शन ए है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है 2 इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, ऑप्शन डी है 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो क्या बोला है? आपको पता है कोई पी ऑर्बिटल है, ठीक है, वो एक ऑर्बिटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करता है। यहाँ पूछा है एनी पी ऑर्बिटल, इन तीनों में से कोई भी पी ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल कितने एक्यूमुलेट करते हैं? तो वो एक्यूमुलेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा होता कि ए पी ऑर्बिटल, कि एक पूरा पी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन करता है, तो 6 आना था। यहाँ पूछा है पी में से भी कोई पी ऑर्बिटल, एनी पी ऑर्बिटल, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन करता है विद अपोजिट स्पिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो एनी ऑर्बिटल कोई भी ऑर्बिटल होगा, चाहे वो एस होगा, पी होगा, डी और एफ होगा, वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है विद अपोजिट स्पिन। तो जैसे एस है तो वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। हमारे पास पता है स्पिन +½ होती है, -½ होती है, +½ होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और -½ होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो px py pz है, तो कोई भी ऑर्बिटल पूछा होगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर px py pz पूरे ऑर्बिटल में पूछा होता है p ऑर्बिटल में, तब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आने थे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल। ऑप्शन ए है सीरियम, ऑप्शन बी है एक्टिनम, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी है लैंथेनम। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट की भी हमारी दो सीरीज होती हैं, एक होती है लैंथेनॉइड, एक होती है एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है हमारे पास 58 से 71। तो 58 जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। तो लैंथेनॉइड का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है सीरियम। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, सीरियम। सीरियम को बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। तो लैंथेनॉइड्स आर क्या है, उनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि स्टार्ट होते हैं 51 to 71। तो यहाँ पे जो सीरियम है, देखो लैंथेनम आपका 57 है, स्टार्ट हो रहे हैं 58 से, तो 58 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गई वो आ गई सीरियम, करेक्ट। ये सारे आपके लैंथेनम एलिमेंट है, स्टार्ट होता है सीरियम से, एंड होता है ल्यूटेटियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर इज। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन बी है NO2। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के। कार्बन के आपको पता है होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो बना लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर का ही पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गई करेक्ट। अगर हम NO2 का देखें तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, NO2 नेगेटिव होगा यहाँ पे, NO2 नेगेटिव, तब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना दिए, 1 सिंगल बच गया। तो ये जो शेप बनी ये बनी बेंट शेप या वी शेप बोल सकते हैं। वैसे हम SO2 की बात करें, सेम SO2 की भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और 2, एक लोन पेयर बना देगा। यहाँ पे भी जो शेप बनेगी वो बेंट शेप या वी शेप बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था लीनियर स्ट्रक्चर किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, CO2। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर बताए हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताए हैं। तो जैसे हमारे पास है कोई CO2 है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं 0 लोन पेयर होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है उसका लीनियर होता है, CO2 का भी, CH2 का भी, BeCl2 का भी, HgCl2 का भी। जब हमारे पास क्या है, लोन पेयर 0 है, मीन्स बॉन्ड पेयर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर और ट्रायंगुलर प्लेनर का बनता है। जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0 है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहीड्रल होता है। जैसे कि हमारे पास हो गया BH4 पॉजिटिव, BF4 पॉजिटिव, SnCl4, H2SO4, HClO4, SiCl4। नेक्स्ट है हमारे पास जब 5 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, वहाँ पे जो बनती है वो बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, तो वहाँ पे ऑक्टाहीड्रल बनेगी। 7 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, तो वहाँ पे जो शेप बनती है वो पेंटागनल बाइपिरामिडल बनती है, जैसे IF7 का ही है। ठीक है, 7 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेंटागनल बनाता है 4 5। ठीक है, पेंटागनल ऐसे बना देता है। और है बाइपिरामिडल, तो 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे, तो इसकी शेप तभी हुई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा, तो शेप होती है एंगुलर और वी शेप। जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो बेंट शेप और वी शेप, 1 लोन पेयर होगा पिरामिडल। ठीक है, तो 3 होंगे तो लीनियर, तो ऐसी शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सरफेस एरिया, सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है F/L, T = F/L, फोर्स अपॉन, या A होता है एरिया या लेंथ बोल लो। ठीक है, ये होती है सरफेस टेंशन, T = F/L ये बोलो या A बोल लो। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये पूछा है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन L होती है, मीन्स लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ये। तो ये आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो सॉलिड डिसॉल्व होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। सिर्फ ये इंडिपेंडेंट होती है सरफेस टेंशन के ऊपर, क्योंकि T F/L ही होता है, L यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर, नहीं डिपेंड करती है, बाकी ये सब के ऊपर डिपेंड करती है सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड
क्या करते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, डिपेंड करते हैं सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, और जो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है लिक्विड में। क्योंकि अगर स्पेरिंगली सॉल्यूबल साल्ट होगा और कोई सरफेस एक्टिव सब्सटेंस होगा, वो डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड को। ठीक है, कोई सॉल्ट है सॉल्यूबल साल्ट, अगर उसमें ऐड करेंगे किसी भी उसमें, तो वहाँ पे वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। अगर ज़्यादा वो सॉल्यूबल होगा तो वो इंक्रीज करता है सरफेस टेंशन को। तो जो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की, वो ज़ीरो होती है एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सरफेस टेंशन जो ऑफ लिक्विड जो होती है वो ज़ीरो होती है एट क्रिटिकल पॉइंट, और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और ज़ीरो हो जाती है जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इज, ऑप्शन ए है क्यूबिक, ऑप्शन बी है हेक्सागोनल, ऑप्शन सी है ट्राइकिनल, ऑप्शन डी है ऑर्थोरोम्बिक। तो क्यूबिक में क्या होता है, जो क्यूबिक में होता है एक्सियल एंगल बोल लो, चाहे अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। अगर हम एक्सियल एजेस की बात करें तो वो भी इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, लेकिन गामा क्या होता है, वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा वो बराबर होते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, मीन्स कोई चीज़ें तो बराबर हो रही हैं, कोई नहीं हो रही। लेकिन ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये कुछ भी इक्वल नहीं होता है, ना ही एजेस इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो हुआ वो हुआ ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये आइसोमेरिक फॉर्म बना दी हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा 90 डिग्री का, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा। हेक्सागोनल में क्या होता है, एक साइड बराबर नहीं होती है, एक्सिस की बात करें अगर एक्सिस या एजिस बोल लो। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करें तो दो एंगल बराबर होते हैं, एक एंगल बराबर नहीं होता है। रोम्बोहेड्रल में आपके तीनों बराबर होते हैं, लेकिन गामा का एंगल बराबर नहीं होता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, दो बराबर होते हैं, सिर्फ एक वाला बराबर नहीं होता है, और एंगल सारे बराबर होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, इसके एक्सिस या साइड्स वो बराबर नहीं होती हैं, सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा और गामा जो होंगे एंगल वो इक्वल होंगे, बीटा नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ना एक्सिस इक्वल होते हैं ना एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ठीक है, 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं हमारे पास, तो 7 क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ ट्राइक्लिनिक ही है जो कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव फॉर, ऑप्शन ए है आइसोकोरिक प्रोसेस, ऑप्शन बी है आइसोबारिक प्रोसेस, ऑप्शन सी है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन डी है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आइसो यहाँ पे आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। रिवर्सिबल में क्या होता है, ये ना तो इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करती है, जो एंट्रोपी होती है, ना ही इंक्रीज करती है ना ही डिक्रीज करती है एंट्रोपी। ठीक है, ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है। तो हमारे पास बचा सिर्फ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ही जो एंट्रोपी होती है, चेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो पॉजिटिव होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो टोटल एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर होता है, जो ऑलवेज इंक्रीज करती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। जहाँ पे रिवर्स नहीं होती है वहाँ पे ही वो ऑलवेज इंक्रीज करती है। तो जो टोटल एंट्रोपी होती है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, वो दैट अंडरगोज ए चेंज कैन नेवर डिक्रीज, वो कभी भी डिक्रीज में नहीं जाती है। Furthermore, the process is irreversible, then the total entropy of an isolated system remains always increasing. In a reversible process, तो जो टोटल एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट रहती है, मीन्स ना वो नेदर डिक्रीज करती है नेदर इंक्रीज करती है। ठीक है, ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है जो आपकी एंट्रोपी होती है रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लेविस एसिड। ऑप्शन ए है PF3, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है BF3, ऑप्शन डी है फ्लोरीन।
तो यहाँ पे कंडीशन जो है लेविस एसिड के लिए, पहले लेविस एसिड होते क्या हैं? लेविस एसिड होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लेविस एसिड होते हैं। तो कंडीशन है वहाँ पे आपका खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। कंडीशन है लेविस एसिड होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो PF3 में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस में तो आपका फील्ड p ऑर्बिटल होता है ना, फॉस्फोरस में फील्ड ऑर्बिटल होता है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसमें भी आपके फील्ड होते हैं, और फ्लोरीन की बात करें तो इसमें भी होते हैं। सिर्फ BF3 बचा, ठीक है, बोरोन ही बचा जहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। तो BF3 आपका एक्ट करता है एज ए लेविस एसिड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन और PF3 ये डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी ये लेविस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। ऑन दी अदर हैंड BF3 क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, तभी ये एक्ट करता है लेविस एसिड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन आयरन कार्बोनिल। तो कार्बोनिल आपका है न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। तो यहाँ पे आना था 0, कोई ऑप्शन नहीं दिए, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और मोनोटॉमिक में जो उसका चार्ज होता है +1 वही होती है। ग्रुप नंबर फर्स्ट का आ गया जैसे लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सिस्टियम +1 होती है। ग्रुप सेकंड जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, इनकी +2 होती है। हाइड्रोजन की +1 होती है जब नॉन मेटल के साथ बाउंड करता है, -1 होती है जब मेटल के साथ बाउंड करता है। ऑक्सीजन की -1 होती है, परऑक्साइड के केस में -2 होती है मैक्सिमम सारे कंपाउंड में। फ्लोरीन की -1 होती है हमेशा, न्यूट्रल की हमेशा 0 होती है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स। नेक्स्ट था हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस। ऑप्शन ए है कैल्शियम एंड पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम, डी है बेरिलियम और जिंक। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस भी 2 टाइप की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ये होती है क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। परमानेंट क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। लेकिन टेम्पररी हार्डनेस होती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो ये क्या है, इनको रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, टेम्पररी हार्डनेस को जो है, और परमानेंट हार्डनेस को हम बाय बॉइलिंग नहीं रिमूव कर सकते, इनको केमिकल मेथड से ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इनको बॉयल करेंगे सिंपल तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो इनको बाय बॉइलिंग रिलीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग मेथड से यूज़ किया हुआ है, ठीक है, वॉशिंग मेथड का यूज़ करते तो यहाँ पे हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन डी रुबिडियम। तो जितने भी अल्कली मेटल है ये सारे आपके अल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी अल्कली मेटल हैं ये सारे रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स वाटर, सारे रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स वाटर। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव है वो है रुबिडियम। रुबिडियम मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंड होता है देन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर अल्कली मेटल, देयरफॉर दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल एंड द न्यूक्लियस। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यही होता है इन्वर्स रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे शेल्स ऐसे नीचे को इंक्रीज़ कर रहे हैं, शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी लूजली बाउंड हो रहे हैं, लूजली बाउंड हो रहे हैं तो यहाँ से ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, ईजी हो जाएगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा वाटर के टुवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज नोन एज। ऑप्शन ए है आइसोमरिज्म, ऑप्शन बी है पॉलीआइसोमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है आइसोमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी है एमॉर्फिज्म। तो आइसोमरिज्म क्या होता है, जहाँ पे सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला
बट डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर, डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। और यहाँ पे एक है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। किसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है टू डिफरेंट कंपाउंड्स का, टू डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अमॉर्फिज्म तो आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो ये तो नहीं होगा। तो जो द एबिलिटी टू सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, वो है आपका पॉलीआइसोमॉर्फिज्म, जो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो डिफरेंस देख लो एमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में। तो एमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन इरेगुलर पैटर्न, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये आ गया एमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन फॉर्म इन क्रिस्टल लैटिस, जैसे कैल्साइट हो गया, आर्गेनोइट हो गया, ठीक है। एमॉर्फिज्म आपके इरेगुलर इन शेप होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म रेगुलर इन शेप होते हैं। एमॉर्फिज्म में हीट फ्यूजन वो डिफाइन नहीं होती है, पॉलीमॉर्फिज्म में हीट फ्यूजन डिफाइन होती है। तो जो कन्वर्जन होती है सॉलिड से लिक्विड की, वो एक पर्टिकुलर रेंज पे होती है। यहाँ पे ये कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक फ्रॉम मेटास्टेबल काइनेटिक टू स्टेबल थर्मोडायनेमिक में, ठीक है। इनका प्रिपेयर किया जाता है बाय मेल्टिंग, जैसे क्वेंचिंग वगैरह करके, मिलिंग करके, वेट ग्रेनुलेशन करके, सॉल्वेटेड क्रिस्टल करके, और इनको प्रिपेयर किया जाता है लाइक सॉल्वेंट इवेपोरेशन, सॉल्वेंट फ्यूजन मेथड वगैरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बेसिसिटी मीन्स वो कितने OH नेगेटिव वहाँ से रिमूव कर सकता है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है H3PO4। तो POH, 3 H हैं, 3 H लगा दिए, ऑक्सीजन 4 हैं तो 4 ऑक्सीजन लगेंगे, और एक के साथ आपका डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4। कितने OH रिलीज कर सकता है, 3 रिलीज कर सकता है। तो ये हो गया ट्राई बेसिक, जो हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो बेसिसिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम वो वहाँ से रिमूव कर सकता है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में क्या है, देखो 3 है, 3 रिमूव कर सकता है, तो यहाँ पे आगे 3। अगर हमारे पास फॉस्फोरस एसिड आता तो फॉस्फोरस एसिड का होता है H3PO3, तो H 3 होने थे, PO3 भी 3 होने थे। तो यहाँ पे जो 2 OH नेगेटिव यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो ये डाई बेसिक हुआ। अगर हाइपोफॉस्फोरस एसिड आता तो उसका फॉर्मूला था H3PO2, तो यहाँ से क्या होना था, 1 OH रिमूव कर सकते, तो ये मोनोबेसिक होना था। अगर मेटाफॉस्फोरिक एसिड आता है HPO3, तो यहाँ से भी OH 1 रिमूव कर सकता है, तो ये हो जाना था मोनोबेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोपेक नेम ऑफ CH3CHO। ऑप्शन ए है एस्टल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्डिहाइड, ऑप्शन सी है फॉर्माइल क्लोराइड, ऑप्शन डी है इथेनॉल। तो आयोपेक नेम पूछा है तो ये है इथेनॉल। देखो अगर एस्टेहाइड में कंफ्यूजन नहीं होना है, एस्टेल्डिहाइड क्या है, कॉमन नेम है, एस्टल्डिहाइड कॉमन नेम है, आयोपेक नेम पूछा है जो कि है इथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर डी होगी करेक्ट, इथेनॉल। द फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड क्या है, CHO है, एंड द गिवन कंपाउंड हैज़ 2 कार्बन एटम। तो आयोपेक नेम हो गया कंपाउंड का इथेनॉल, एस्टल्डिहाइड इसका हो गया कॉमन नेम। तो एस्टल्डिहाइड क्या है, ऑर्गेनिकल कंपाउंड है, फॉर्मूला यही रहता है CH3CHO। एस्टल्डिहाइड का वॉर्डली यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, ड्रग्स, एसिटिक एसिड, फ्लेवरिंग एजेंट, डाइज एक्सेट्रा। एक मिथाइल अल्डिहाइड, ठीक है, जैसे मिथाइल अल्डिहाइड था, तो मिथाइल अल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SCHO। तो SCHO का जो आयोपेक नेम है वो है मिथाइल अल्डिहाइड। अगर इसका केमिकल नेम पूछा होता तो वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम पूछा होता तो फॉर्मल्डिहाइड, आयोपेक नेम पूछा है तो मिथाइल अल्डिहाइड होता है SCHO का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज, ऑप्शन ए ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑप्शन बी पैरा डायरेक्टिंग, ऑप्शन सी ऑर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो CH3 ग्रुप होता है वो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। CH3 ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे बताया भी है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर करते हैं और मेटा डायरेक्टर देते हैं।
तो ऑर्थो पैरा में आपके पास ऑप्शन है CH3, OH, OR, O नेगेटिव, अल्काइल ग्रुप जितने भी हैं फ्लोराइन, क्लोरीड, ब्रोमाइड, आयोडीन, ठीक है। और मेटा डायरेक्टर आपके पास है साइनाइड है, CHO है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, C+OR कीटोन है, ठीक है, NO2 है, NR3 ग्रुप है, ठीक है। तो हैलोजन जितने भी होंगे वो डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होंगे, और जितने अदर देन द हैलोजन्स के अलावा जो और होंगे वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, जैसे मेटा डायरेक्टिंग, और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होंगे। यहाँ पे कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर नहीं है, मेटा डायरेक्टर आपका डीएक्टिवेटिंग ही ग्रुप है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गई थी ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि CH3 आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।